Hello students, let's start our next unit, Unit 5, Organizing. You can see on the first page, here are 3 chapters in this unit. 5.1 Organizing Importance and Process, 5.2 Organization Structure, Functional and Divisional, 5.3 Delegation and Decentralization, Concept and Importance. Let's start first chapter 5.1 Organizing Importance and Process. First of all, the meaning of organizing. मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन जो कि हमने लास्ट यूनिट में किया प्लानिंग, उसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। और प्लानिंग के बाद मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का मतलब क्या है? क्रिएटिंग द पोस्ट। इस काम को करने को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। मीन्स ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटी आर टू बी कंडक्टेड, कौन सी एक्टिविटी करनी है, हाउ द एक्टिविटी आर टू बी ग्रुप्ड, एक्टिविटीज़ को ग्रुप्ड कैसे करना है, ग्रुप कैसे बनाना है, हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर को कैसे डेलीगेट करना है, दूसरे पर्सन को कैसे देना है, एंड हु रिपोर्ट टू होम, मीन्स कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मीन्स हु विल बी द सुपीरियर एंड हु विल बी द सुबॉर्डिनेट। तो ऑर्गेनाइजिंग की जब भी बात आती है तो हमें ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक्टिविटीज़ टू बी कंडक्टेड, हाउ द एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड, ग्रुपिंग, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड एंड हु रिपोर्ट टू होम। इन चारों चीज़ से ही ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग बनता है। यदि हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग में हमने कहा था प्लानिंग इज़ थिंकिंग बिफोर हैंड। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग को क्या कहते हैं हम? क्रिएट द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर और क्रिएटिंग द पोस्ट। प्लानिंग भी एक पेपर वर्क ही था, ऑर्गेनाइजिंग भी पेपर वर्क ही है। अभी तक कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद आती है हमारी फीचर्स। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है डिवीज़न ऑफ वर्क। अब ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क नाम से ही पता चल रहा है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट शुड बी गिवन टू द पर्सन। तो अब यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग में भी क्या करते हैं, हम काम को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके उनको काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट को सब डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन। अब डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म जहाँ पर की जाती है, एक से ज़्यादा पर्सन करते हैं, वहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अब जो ऑब्जेक्ट, सबका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक ही होता है। तो उस एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे पॉसिबल होगा वो जब भी पॉसिबल होगा जब सभी पर्सन्स में कोऑर्डिनेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। देन थर्ड पॉइंट, प्लूरलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरल, एक होता है सिंगल एक पर्सन और प्लूरल होता है ज़्यादा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन्स विच असेंबल्स और जॉइन टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो जहाँ पर एक इंडिविजुअल है वहाँ ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, प्लूरलिटी ऑफ पर्सन है वहीं ऑर्गेनाइजेशन होगा। देन फोर्थ पॉइंट, कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक जनरल ऑब्जेक्टिव हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो कि पहले पॉइंट में भी बताया था और वही हमें यहाँ पर बताना है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन हमने कहा क्रिएट द पोस्ट क्रिएट किए हमने। पोस्ट क्रिएट की मीन्स हमने एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया। स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर किया कि मान लो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, देन CEO है, उसके बाद हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर MD है, देन हमारे पास मैनेजर्स हैं, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, उसके बाद सुबॉर्डिनेट्स हैं। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, हायरार्की तैयार कर ली। तो ये क्या है, एक मशीन की तरह हो गया जिसमें कि बहुत सारे पार्ट होते हैं जो अपनी जगह पर फिट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजिंग भी क्या है, एक मशीन की तरह है जिसमें भी कोई भी पार्ट
इल फिटेड और नॉन फंक्शनल जो है वो नहीं होगा। वो सभी जब अपने अच्छे से काम करेंगे तभी बिजनेस सही तरह से चलेगा, अदरवाइज मैनेजमेंट कोलैप्स हो जाएगी। इसके बाद हमारी आती है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज फर्स्ट पॉइंट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हमने पहला पॉइंट किया डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट शुड बी गिवन टू अ पर्सन एंड दैट पर्सन शुड बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। तो जब हर काम अपनी पर्टिकुलर पर्सन के पास होगा और वो पर्सन उसे करेगा तो हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड पॉइंट है क्लियरिटी इन वर्क रिलेशनशिप। तो हमने मीनिंग में क्या कहा था कि एक्टिविटीज़, देन ग्रुप्ड, देन डेलीगेशन और उसके बाद होता है हु रिपोर्ट टू होम। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अथॉरिटी, सारा कम्युनिकेशन चैनल जो है वो क्लियर है, जिसके कारण वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होती है, सभी को अपने काम के बारे में पता होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जब सभी काम अपने पर्सन्स के पास है, सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, सभी को पता है कि उनके पास क्या पावर है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी काम जो है वो ख़राब नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। देन अडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग कैसे हेल्प करती है अडेप्टेशन टू चेंज विद द रिलेटेड ऑफ द पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। क्योंकि यहाँ पर एक हायरार्की हमने बनाई, हर जो सुबॉर्डिनेट होता है उसको अपने पास वाले ऑफिसर के काम के बारे में जानकारी होती है। तो जैसे ही वो पोस्ट खाली होती है, मान लो मैनेजर की पोस्ट खाली होती है, तो जो उसके नीचे काम करने वाला सुबॉर्डिनेट है उसको उस पोस्ट के बारे में, उस मैनेजर के काम के बारे में पता है, तो हम फर्म क्या करेगी कि जो डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर है या डिपार्टमेंटल मैनेजर है उसको मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर देगी, और जिससे कि वो जो चेंज हुआ है वो ईजिली अडेप्टेबल हो जाएगा। देन इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमें यहाँ पर क्या बताना है, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पॉसिबल हो पाती है कि जब अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सभी को क्लियरिटी होती है और जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है उसमें ये सभी क्लियर है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल की डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगी, क्योंकि यहाँ पर डेलीगेशन एक हमने पॉइंट किया कि डेलीगेशन होती है। डेलीगेशन का मतलब बच्चों क्या होता है कि पावर को देना, अपने काम को, अपने काम को दूसरे अपने सुबॉर्डिनेट को असाइन करना। अब जब हम अपने काम को अपने से नीचे वाले पर्सन को असाइन करेंगे तो वो पर्सन उस काम को करने के लिए सोचेगा, नए नए इनोवेटिव आइडिया आएगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिसीज़न लेने की। तो इस तरह से वो उस पर्सन की डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगी। और लास्ट पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी भी संस्था की या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होती है, जो कि हमने 6 पॉइंट में पढ़ा, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन पर ही पड़ता है, एंटरप्राइज पर पड़ता है, और इससे एंटरप्राइज भी डेवलप होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद इंपॉर्टेंस पढ़ने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि इट हैज़ द सेम इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारी जो बोन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, हड्डियों का ढांचा जो है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे ही मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग की भी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो यदि प्रोसेस की बात करें, सबको पता है कि प्रोसेस क्या होती है, जिसमें कि डिफरेंट स्टेप फॉलो करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो जो उसमें हम स्टेप फॉलो करते हैं। इसमें 4 स्टेप होते हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। प्रोसेस है, चेंज होता रहता है, एक चेन ऑफ फंक्शंस है, तो हम इसको डायनामिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप क्या है कि इसमें ऑर्गेनाइजिंग में जो डिफरेंट पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट क्रिएट करने के बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करते हैं, हु रिपोर्ट टू होम करते हैं, हु विल बी सुपीरियर एंड हु विल बी द पोस्ट, ये हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट जब डिसाइड की तो वो पोस्ट जनरली क्या होती हैं कि वो फिक्स होती हैं। फिक्स होने का मतलब स्टैटिक्स होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग जो है एक स्टैटिक एलिमेंट है। 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कंपैरिजन की बात करें यदि हम दोनों कॉन्सेप्ट की, तो जो सिमिलरिटी है वो क्या है,
कि दोनों के ही बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रुप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। टेंजिबल और इनटेंजिबल जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों में ली गई हैं। कॉन्सेप्ट स्टेट्स अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्ट कौन से हैं? दो पार्ट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है दोनों ही कॉन्सेप्ट। और जो यदि डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में प्रोसेस में ये हम डायनेमिक फंक्शन मानते हैं और स्ट्रक्चर में हम इसको स्टैटिक्स एलिमेंट मानते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 स्टेप रहेंगे। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई द टोटल वर्क, पूरे वर्क को आइडेंटिफाई करना, उनमें डिफरेंट एक्टिविटी क्या परफॉर्म की जाएगी उसको हम डिवीज़न करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम लें कि एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही हैं, तो यहाँ पर 11 एक्टिविटी आप देख सकते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्च वर्क, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं। तो हमने ये कुछ एग्जांपल के लिए 11 एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली हैं। देन सेकंड पॉइंट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट बनाना, क्रिएटिंग द डिपार्टमेंट। अब वो कैसे क्रिएट होंगे कि जो ये एक्टिविटी हमने फर्स्ट पॉइंट में आइडेंटिफाई करी हैं उसमें जो सेम नेचर का काम है उन सारी एक्टिविटी को एक ग्रुप में डाल देंगे। जैसे कि एक्टिविटी 1 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, जो बने बनाए पार्ट हमने मोबाइल के ख़रीदने हैं और जो अपने रॉ मटेरियल ख़रीदना है उसको हमने परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया। ऐसे ही एक्टिविटी 3, 4, 5 जिसमें प्रोडक्शन करना है, फिर उस प्रोडक्शन से जो स्टॉक बनेगा उस स्टॉक करना है, और रिसर्च वर्क करनी है, उसको हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। ऐसे एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स को हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस ये हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया, और अरेंजमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था? टोटल वर्क क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल। टोटल वर्क आइडेंटिफाई करने के बाद उसका हमने करा डिवीज़न ऑफ वर्क, एक्टिविटी को डिटरमाइन किया। उसके बाद हमने ग्रुपिंग करके डिपार्टमेंटलाइजेशन डिपार्टमेंट बना दिए। यदि एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन के साथ साथ कोई टेक्सटाइल भी का काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले 2 डिवीज़न बनेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी के बाद क्या है? जैसे ही डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है। उस मैनेजर को उसके काम को असाइन कर दिया जाता है। जैसे कि परचेज मैनेजर है, उसका काम क्या होगा? गुड्स को परचेज करना। सेल्स मैनेजर गुड्स को सेल करना। एडवर्टाइजिंग मैनेजर एडवर्टाइजमेंट करना। फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। तो ये सारे काम जो है उसको दे दिए जाएंगे रिलेटेड पर्सन को। और फोर्थ पॉइंट हमारा आता है एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्ट रिलेशनशिप। मीन्स जो डिफरेंट पर्सन है, 2 और मोर पर्सन हैं, उनको वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल, their interrelationship must be defined very clearly। मीन्स रिपोर्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, ये बताना है कि who will be the boss, who will be the subordinate, who report to whom, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। ये चीज़ डिसाइड करने को ही हम क्या कहते हैं? एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्ट रिलेशनशिप। तो ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है यूनिट 5 का वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम सेकंड करेंगे। थैंक यू।